नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगातार हमलावर रुख में रहती थी, आखिर उनको क्या हो गया है? उनके सुर में अचानक नरमी आ गई है। कल यहाँ विधानसभा में एक बयान में उन्होंने कहा कि बंगाल में ईडी और सीबीआई की बढ़ती सक्रियता के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले तक लगातार हमले करती रहती थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। बीते विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वे ऐसे नेताओं की कमर में रस्सी बांधकर घुमाएंगी। अब उनके इस बयान के बाद तमाम अटकलों और कयासों का बाजार गर्म हो गया है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई समझौता प्रधानमंत्री और ममता के बीच में हो रहा है। बीते दिनों आपको याद होगा, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी यह कहते हुए सराहना की थी कि संघ में सब लोग बुरे नहीं हैं। इसके बाद जहां बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ममता की खिंचाई की है, हमला बोला है, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट ने भी एकजुट होकर उन पर हमले शुरू कर दिए हैं, या कहें तेज कर दिए हैं। उनका कहना था कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि दीदी और मोदी में सेटिंग है। अब ममता के बयान से यह बात साफ हो गई है। लेकिन मूल सवाल जस का तस है कि आखिर ममता के सुर में यह नरमी क्यों आई? क्या पार्टी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की बढ़ती छापेमारी के कारण उन्होंने अपना सुर नरम किया है, या कोई और वजह है? आज चर्चा करूंगा इन्हीं सवालों पर, उनके बयान से जो उपजे हैं। आखिर तक देखिए वीडियो। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ममता ने ठीक कहा क्या था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ईडी और सीबीआई की जो राज्य में सक्रियता बढ़ रही है, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उसी पर चर्चा करते हुए ममता बनर्जी का कहना था कि राज्य में ईडी और सीबीआई की बढ़ती सक्रियता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। ममता ने कहा कि उनको इस बात का भरोसा नहीं है कि इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। उनका कहना था कि ज़्यादातर लोगों को यह बात पता नहीं है कि सीबीआई अब प्रधानमंत्री दफ्तर यानी पीएमओ के अधीन काम नहीं करती, यह अब गृह मंत्रालय के अधीन है। जाहिर था उनका सीधा निशाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर था। उनका कहना था कि बाकी नेता बीजेपी के नाम नहीं लिए बिना उन्होंने साफ कर दिया, अमित शाह और स्थानीय जो बीजेपी नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, इन पर निशाना साधा ममता ने। और उसके बाद ही यहाँ अटकलों और कयासों का बाजार तेज हो गया है। जैसा कि मैंने शुरू में चर्चा की कि बीते दिनों ममता बनर्जी ने कहा था कि आरएसएस में भी सब लोग बुरे नहीं हैं। हालांकि तब पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा था कि ममता के इस बयान में कोई निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। हर संगठन में अच्छे बुरे आदमी होते हैं और ममता का भी मकसद यही था। लेकिन उससे पहले और बाद के बयानों, टिप्पणियों को जोड़कर देखें तो अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकती नजर आ रही है। ममता बनर्जी बीते महीने दिल्ली गई थी। वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अकेले में मुलाकात की, बात की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं की। अमूमन कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाने पर सौजन्यता मूलक मुलाकात करता है प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री के साथ, लेकिन ममता ने ऐसा नहीं किया। अभी हाल में एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भी, जो ममता के भतीजे हैं, तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने भी हमला बोला। कहा कि गायों की बांग्लादेश तस्करी और अवैध कोयला खदान
जो घोटाला है उसका पैसा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को जाता है, क्योंकि कोयला खदानों की सुरक्षा CISF के जिम्मे है और सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF पर है। यह दोनों गृह मंत्रालय के अधीन है। तो आखिर क्यों बदला है निशाना? जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते नहीं थकती थी, कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, उनका रुख नरम क्यों हुआ है? जानकारों का कहना है कि जब से ED और CBI की सक्रियता बढ़ी है, तृणमूल कांग्रेस नेता कई गिरफ्तार हुए हैं। इनमें ममता के करीबी पार्थ चटर्जी, बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस नेता अणुव्रत मंडल, इनके अलावा भी और भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई मंत्रियों से पूछताछ हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी से कोयला खनन घोटाले में कई बार पूछताछ हो चुकी है। ED समन भेज चुकी है। इन तमाम दबावों के बाद ममता का सुर नरम हुआ है, यही कहना है राजनीतिक जानकारों का। लेकिन ममता की राजनीति को करीब से देखने वाले लोगों का कहना है कि ममता की हर बयान, हर टिप्पणी के पीछे उनके एक सोची समझी रणनीति होती है। यही वजह है कि उन्होंने RSS की सराहना की, फिर अब मोदी की सराहना की। उनका मकसद BJP नेताओं के बीच ही मतभेद पैदा करना है और कुछ हद तक कामयाबी भी मिलती नजर आई जब स्थानीय BJP नेताओं, खासकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता की टिप्पणी के बाद जवाबी बयान दिया। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में मोदी की सराहना से किसी की जान नहीं बचेगी और जीरो टॉलरेंस नीति है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं। लेफ्ट और कांग्रेस ने भी लगातार हमले किए। CPM नेता मोहम्मद सलीम का कहना था कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि मोदी और दीदी में सेटिंग है, अब यह बात साफ हो गई है। ममता बनर्जी उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रही हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला दबा रखा है और खुद ममता बंगाल में यही कर रही हैं। तो उसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी यही बात कही, करीब करीब जो मोहम्मद सलीम ने कही थी। उन्होंने कहा ये तो ममता की नीति रही है। पहले वो कहती थी वाजपेयी अच्छे हैं, आडवाणी खराब है, फिर कहने लगी आडवाणी अच्छे हैं, मोदी खराब है। तो वो लगातार पल पल अपना रुख बदलती रहती हैं। अब इसके बाद यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह एक रणनीति है, खासकर जब नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाया जाने लगा है। बीते दिनों उनके BJP से नाता तोड़ने के बाद, उसके पहले ममता राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता दिखा रही थी। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ममता के लिए BJP के साथ कोई समझौता करना संभव नहीं है, क्योंकि उनको पहले अपना घर बचाना है। राज्य में 27 से 30% अल्पसंख्यक वोट हैं जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं और ममता ने कोई भी अगर औपचारिक समझौता किया BJP से तो उनको इसका नुकसान होगा और यह वोट उनकी बजाय लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस और लेफ्ट इस मुद्दे को तूल दे रही है, भुनाने की कोशिश में जुटी है। इससे कई सवाल तो पैदा हुए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस बयान पर कोई सफाई नहीं दी है कि आखिर ममता ने मोदी की सराहना क्यों की। तमाम कयास लग रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है। अब आगे क्या होता है यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो लोग एक से एक कड़ियाँ जोड़कर अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कहना है ममता डर गई हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ, बढ़ते दबाव से ED और CBI के। किसी का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है और किसी का कहना है कि ममता की निगाह 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। फिलहाल ममता ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने हर विकल्प खुला रखा है और संभव है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री की सराहना कर रही हैं। आगे अगर कोई कुछ कहता है, कोई अपडेट होता है तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।